नमस्कार और स्वागत है एक और जानकारी के सफर में। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें पृथ्वी के पते ठिकाने की प्रणाली में ले जाते हैं। हाँ, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। बिल्कुल, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है ना, ये तो तय करती हैं कि दुनिया में कहाँ क्या है और हाँ, और हमारी घड़ियां कैसे चलती हैं। एकदम सही। ये स्रोत भौगोलिक अध्ययन से जुड़े हैं और हमारा मकसद है कि इन थोड़ी मुश्किल लगने वाली चीजों को आसान बनाया जाए। हाँ, कि कैसे किसी जगह का पता लगाते हैं। और दुनिया भर में समय का सिस्टम वो कैसे काम करता है। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ फैक्ट्स न बताएं, बल्कि उनके पीछे का क्यों और कैसे उसको भी समझें। तो फिर कहाँ से शुरू करें? एकदम बेसिक से। पृथ्वी मतलब ये बनी कैसे है, इसका असली आकार क्या है। अक्सर हम इसे एक नीली गेंद की तरह ही सोचते हैं। हाँ, वो तस्वीर तो है ही, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो पृथ्वी 4 बड़े हिस्सों, ये कह लीजिए मंडलों का एक बड़ा जटिल सिस्टम है। पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर। वो चट्टानी हिस्सा। हाँ, वही ठोस परत जिस पर हम खड़े हैं, चलते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है। और दूसरा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। गैसों का वो अदृश्य लिहाफ जो हमें घेरे हुए है, जिसमें हम सांस लेते हैं। और पानी, सारा पानी कहाँ आता है? वो है तीसरा मंडल, जलमंडल या हाइड्रोस्फेयर। इसमें सब आ गया, महासागर, नदियां, झीलें, यहाँ तक कि ग्लेशियर की बर्फ भी। और चौथा जो शायद सबसे खास है, जीवमंडल, बायोस्फेयर, मतलब जीवन, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे जीव और हम इंसान भी। और कमाल की बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये चारों अलग अलग नहीं है। ये अरबों सालों में एक दूसरे के साथ मिलकर बने हैं, विकसित हुए हैं। बिल्कुल, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, एक बहुत लंबी धीमी प्रक्रिया है। इन चारों का जो आपसी तालमेल है ना, उसी ने पृथ्वी को ऐसा ग्रह बनाया जहां जीवन पनप सका। ये एक तरह का लगातार चलने वाला डायलॉग है इन मंडलों के बीच। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो मुझे हमेशा से बड़ा दिलचस्प लगा है। पृथ्वी का आकार। स्कूल में तो पढ़ा था गोल है, पर क्या ये सच में एकदम गोल है? स्रोत कुछ और कहते हैं। हाँ, ये आम धारणा है कि एकदम गोल है, पर असल में पृथ्वी एक परफेक्ट स्फीयर, एक आदर्श गोला नहीं है। वैज्ञानिक इसे जियोइड कहते हैं। जियोइड? ये हाँ। कैसा शब्द है? हाँ, जियोइड या आसान भाषा में कहें तो लंबोत्तर गोलाभ। लंबोत्तर गोलाभ मतलब? इसका मतलब है कि ये ध्रुवों पर, पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई है, फूली हुई सी। अच्छा, चपटी और उभरी हुई। ये अंतर कितना होता है? क्या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, मापने लायक है और महत्वपूर्ण भी। अगर हम व्यास देखें, डायमीटर, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास करीब 12,756 किलोमीटर है। ठीक है। जबकि ध्रुवों के बीच का व्यास वो है लगभग 12,714 किलोमीटर। ओ, तो करीब 42 किलोमीटर का फर्क हुआ। हाँ, लगभग 42 किलोमीटर्स। सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन इसके पीछे का कारण बड़ा दिलचस्प है। वो क्या है? ये चपटापन और उभार आया कहाँ से? किसने फुला दिया ऐसे बीच से? ये पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से है। जब पृथ्वी घूमती है तो एक बाहर की ओर धकेलने वाला बल पैदा होता है। उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, जैसे वो गोल घूमने वाले झूले पर महसूस होता है, बाहर की तरफ खिंचाव। बिल्कुल वैसा ही। और ये बल भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वहां हल्का सा उभार आ गया है। और ध्रुवों पर यह बल कम होता है तो वो थोड़े अंदर दब गए, मतलब चपटे हो गए। वाह, मतलब पृथ्वी का घूमना ही उसके आकार को तय कर रहा है। कमाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस थोड़ी चपटी, थोड़ी उभरी हुई पृथ्वी पर किसी जगह का सटीक पता कैसे लगाते हैं? यहाँ अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल, यहीं से ये सिस्टम शुरू होता है। सोचिए, अगर आपको किसी अनजान जगह जाना हो तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि वो उत्तर में है या दक्षिण में, पूरब पश्चिम का भी तो हिसाब चाहिए। हाँ, वरना पहुंच जाएंगे कहीं और। एग्जैक्टली। तो पहले बात करते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड की। अक्षांश, लैटिट्यूड। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? क्या है ये? बहुत आसान है। अक्षांश का मतलब है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से कोई जगह उत्तर या दक्षिण में कितनी दूर है। इसे डिग्री में नापते हैं, कोणीय दूरी में। और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री मानते हैं? हाँ, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और इन अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं, पैरेलल्स भी कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये भूमध्य रेखा के समानांतर चलती हैं और कभी आपस में मिलती नहीं। एकदम सही पकड़ा।
ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं, समानांतर। और ये 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल। उत्तरी गोलार्ध में जगहों को डिग्री N नॉर्थ में नापते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में डिग्री S साउथ में। और सबसे ऊपर और सबसे नीचे मतलब ध्रुवों पर? उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल वो है 90 डिग्री N और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल वो है 90 डिग्री S। ये असल में रेखाएं नहीं हैं, ये बस बिंदु हैं, पॉइंट्स। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, शायद हर डिग्री अक्षांश का मतलब जमीन पर कुछ दूरी भी तो होता है। हाँ, ये बहुत काम की जानकारी है। अक्षांश की हर 1 डिग्री जमीन पर लगभग 111 किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है। 111 किलोमीटर, सोचिए पुराने जमाने में जब नाविक होते थे उनके लिए कितना जरूरी रहा होगा। 1 डिग्री की गलती मतलब 100 किलोमीटर से ज्यादा भटक जाना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए सटीक माप बहुत जरूरी था। अच्छा, अगर हम कुल कोणों की बात करें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण और 0 डिग्री खुद, तो 181 कोण हुए। 181? हाँ, कोण। लेकिन अगर रेखाओं की बात करें तो क्योंकि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण सिर्फ बिंदु हैं, रेखाएं नहीं, तो कुल 179 समानांतर रेखाएं होती हैं। 90 उत्तर प्लस 90 दक्षिण, 2 ध्रुव प्लस 1 भूमध्य रेखा। नहीं, रुको, 89 उत्तर में प्लस 89 दक्षिण में प्लस 1 भूमध्य रेखा इज इक्वल टू 179। अच्छा, हाँ ठीक है, 199 रेखाएं। स्रोत में 5 खास अक्षांश रेखाओं का भी जिक्र है। ये कौन सी हैं और क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये 5 रेखाएं जलवायु और मौसम के हिसाब से बहुत अहम है। कौन कौन सी? पहली तो भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री। यहाँ साल भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, गर्मी भी खूब रहती है। ठीक है। दूसरी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री N पर है। ये उत्तरी गोलार्ध में वो सबसे उत्तरी सीमा है जहां तक सूरज कभी सीधे सिर के ऊपर चमक सकता है। अच्छा, और ऐसी ही दक्षिण में भी होगी? हाँ बिल्कुल, वो है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री S पर। दक्षिणी गोलार्ध में ये वही सीमा है। और 2 और बची, वो शायद ध्रुवों के पास है। सही, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री N पर। इसके उत्तर में चले जाएं तो गर्मियों में 24 घंटे का दिन और सर्दियों में 24 घंटे की रात हो सकती है। और ऐसी ही दक्षिण में? अंटार्कटिक वृत्त, एंटार्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री S पर। दक्षिणी गोलार्ध में वही स्थिति। स्रोत में इन रेखाओं पर बसे कुछ देशों के उदाहरण भी दिए हैं, जैसे भूमध्य रेखा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, फिर अफ्रीका में केन्या, सोमालिया और आगे इंडोनेशिया से गुजरती है। हाँ, और कर्क रेखा को देखें तो मेक्सिको, बहामास, अफ्रीका में अल्जीरिया, लिबिया, मिस्र, फिर सऊदी अरब, UAE, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, काफी देशों से जाती है। भारत से भी? हाँ बिल्कुल। और मकर रेखा? दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और फिर ऑस्ट्रेलिया से। ये रेखाएं सिर्फ नक्शे पर निशान नहीं है, ये पृथ्वी के क्लाइमेट जोन को समझने में मदद करती हैं। तो ठीक है, अक्षांश ने हमें उत्तर दक्षिण की पोजीशन बता दी, लेकिन ये तो आधी कहानी हुई। अगर आप मान लीजिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हैं, तो आप सहारा रेगिस्तान में भी हो सकते हैं और मेक्सिको में भी। बिल्कुल सही। हमें पूरब पश्चिम की लोकेशन भी चाहिए, और यही काम आता है देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड। देशांतर? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, तो ये क्या है? देशांतर हमें बताता है कि कोई जगह एक खास रेफरेंस रेखा से, एक संदर्भ रेखा से कितनी पूरब या पश्चिम में है। इसे भी डिग्री में ही मापा जाता है। और देशांतर की रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं या मेरिडियंस कहते हैं। ये अक्षांश वाली समानांतर रेखाओं से अलग होती हैं। हाँ, ये काफी अलग हैं। पहली बात, ये समानांतर नहीं होती। ये सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं। अच्छा, जैसे संतरे की फांकें होती हैं, एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह मिल जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये एक दूसरे के पास आती जाती हैं, और ध्रुवों पर तो मिल ही जाती हैं, तो वहां दूरी शून्य हो जाती है। तो देशांतर नापने के लिए संदर्भ रेखा कौन सी है? जैसे अक्षांश के लिए भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री। देशांतर के लिए जो 0 डिग्री रेखा मानी गई है, वो है प्रधान मध्याह्न रेखा,
या प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ये कहाँ से गुजरती है? ये लंदन के पास एक जगह है ग्रीनिच, वहां की ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। ये 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में तय किया गया था, काफी बहस के बाद। ग्रीनिच, हाँ, तभी हम GMT सुनते हैं, ग्रीनिच मीन टाइम। तो यहाँ से पूर्व पश्चिम कैसे नापते हैं? ग्रीनिच यानी 0 डिग्री से पूर्व ईस्ट की ओर 180 डिग्री तक देशांतर गिना जाता है, डिग्री ई में, और वैसे ही पश्चिम वेस्ट की ओर 180 डिग्री तक, डिग्री डब्ल्यू में। और 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, ये तो एक ही जगह पहुंच गए ना, पृथ्वी के ठीक दूसरी तरफ। हाँ बिल्कुल, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा असल में एक ही रेखा है जो ज्यादातर प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। हम उस पर बाद में आएंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जुड़ी है। अच्छा, तो ये 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन, ये सिर्फ यूके से ही गुजरती है या और भी देश है इस पर? नहीं, सिर्फ यूके नहीं, ये यूरोप में फ्रांस और स्पेन से भी गुजरती है। फिर अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना से होते हुए अटलांटिक महासागर और फिर नीचे अंटार्कटिका तक जाती है। अच्छा, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि देशांतर का सीधा कनेक्शन है समय से, टाइम से। ये कैसे जुड़ा है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना? हाँ। और एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री घूमने में उसे लगते हैं लगभग 24 घंटे। अच्छा। तो अगर 360 डिग्री 24 घंटे में हिसाब लगाओ, 360 को 24 से भाग दें तो 15। मतलब हर घंटे पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। बिल्कुल सही। हर घंटे 15 डिग्री देशांतर। और अगर इसे और छोटा करें तो हर 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है। 60 मिनट 15 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट प्रति डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री। और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। हाँ। इसका समय पर क्या असर होता है? इसका सीधा सा असर है, सूरज पूरब में पहले उगता है ना? तो ग्रीनविच 0 डिग्री से आप जितना पूरब साइड जाएंगे, ईस्ट साइड, समय उतना ही आगे होगा। मतलब ग्रीनविच से अहेड हर 15 डिग्री पूर्व जाने पर समय 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। और इसके उलट ग्रीनविच से पश्चिम वेस्ट की ओर जाने पर समय पीछे जाता है, बिहाइंड। हर 15 डिग्री पश्चिम जाने पर समय 1 घंटा पीछे हो जाता है। ओह, तो इसी 15 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से दुनिया के टाइम जोन बने हैं ना? हाँ, इसी सिद्धांत पर दुनिया को मोटे तौर पर 24 समय क्षेत्रों यानी टाइम जोन्स में बांटा गया है। आदर्श रूप से हर समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर चौड़ा होता है। और सबका रेफरेंस पॉइंट ग्रीनविच ही है ना? GMT या अब UTC? हाँ, ग्रीनविच मीन टाइम GMT या जिसे अब ज्यादातर कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC कहते हैं, वही हमारा 0 पॉइंट है। तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय UTC +1 होगा, 30 डिग्री पूर्व पर UTC +2। और पश्चिम में जाएं तो 15 डिग्री पश्चिम पर वहां UTC -1 होगा, 30 डिग्री पश्चिम पर UTC -2 और इसी तरह। लेकिन सोचिए, अगर हर शहर या कस्बा अपने बिल्कुल सटीक देशांतर के हिसाब से अपनी घड़ी सेट कर ले तो तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप ट्रेन से कुछ किलोमीटर दूर जाएं और पता चले टाइम बदल गया। हाँ बिल्कुल, बड़ी व्यवस्था फैल जाती। ट्रेनें कैसे चलती, ऑफिस कैसे खुलते। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट आया। स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या है? ज्यादातर देश क्या करते हैं कि अपने देश से गुजरने वाली किसी एक केंद्रीय मध्यांक रेखा के समय को ही पूरे देश के लिए आधिकारिक समय मान लेते हैं। इसे ही मानक समय कहते हैं। इससे देश के अंदर सब जगह एक ही समय रहता है। अच्छा, इससे रोजमर्रा के कामों में आसानी हो जाती है। लेकिन कुछ देश तो इतने बड़े हैं पूरब से पश्चिम तक फैले हुए कि एक मानक समय से काम नहीं चलता होगा शायद। सही कहा। रूस, कनाडा, अमेरिका जैसे विशाल देशों में एक से ज्यादा समय क्षेत्र हैं। क्यों? ताकि देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में दिन के उजाले का समय, मतलब सुबह और शाम, व्यवहारिक बना रहें। सोचिए, अगर पूरे रूस में मॉस्को का टाइम चले तो पूर्वी हिस्से में तो दोपहर में ही अंधेरा हो जाएगा या सुबह बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ, बात तो सही है। रूस में कितने टाइम जोन है? रूस में जहां तक मुझे याद है स्रोत के हिसाब से 11 समय क्षेत्र हैं। 11? बाप रे। और स्रोत में फ्रांस का भी एक जिक्र था जो मुझे बहुत अजीब लगा था। फ्रांस के पास 12 समय क्षेत्र हैं। ये कैसे हो सकता है? फ्रांस तो रूस जितना बड़ा नहीं है। हाँ, ये वाकई एक मजेदार फैक्ट है। फ्रांस मुख्य भूमि मेट्रोपॉलिटन फ्रांस तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके दुनिया भर में फैले हुए कई विदेशी क्षेत्र हैं, ओवरसीज टेरिटरीज। जैसे जैसे प्रशांत महासागर में फ्रेंच पॉलिनेशिया है,
कैरेबियन में मार्टिनिक है, दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना है। इन सबको मिलाकर फ्रांस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 12 टाइम जोन हो जाते हैं। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि टाइम जोन सिर्फ भूगोल पर नहीं, इतिहास और राजनीति पर भी निर्भर करते हैं। बिल्कुल। चलिए अब अपने देश भारत की बात करते हैं। हमारा मानक समय IST, ये कैसे तय होता है? भारत का अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें, मतलब पूरब से पश्चिम तक फैलाओ, तो ये गुजरात में लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। तो ये कितना अंतर हुआ? लगभग 30 डिग्री का? हाँ, करीब करीब 30 डिग्री का फैलाव है। अब हमने देखा था कि 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ लगभग 2 घंटे का अंतर। 2 घंटे, मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का फर्क हो सकता है। बिल्कुल। जब अरुणाचल में सूरज उगराव होता है, गुजरात में तब भी रात ही होती है। लगभग 2 घंटे बाद वहां सवेरा होता है। लेकिन पूरे भारत में तो हम सब एक ही समय मानते हैं घड़ियों में। हाँ, यही बात है। देश में एकरूपता रखने के लिए और कामकाज में आसानी के लिए भारत ने सिर्फ एक ही मानक समय अपनाया है, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये किस देशांतर रेखा पर आधारित है? वो केंद्रीय रेखा कौन सी चुनी गई? IST के लिए मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर को। इसे 82 डिग्री 30 मिनट ई भी लिखते हैं। ये रेखा देश के लगभग बीच से गुजरती है। 82 डिग्री 5 पूर्व, और इसका ग्रीनविच यानी UTC से क्या रिश्ता है? कितना आगे हैं हम? हिसाब लगा लीजिए। 82 डिग्री 5 मिनट को 15 डिग्री प्रति घंटे से भाग दें। 82 डिग्री 5 मिनट डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 5.5। 5.5, मतलब हम ग्रीनविच से ठीक 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। एकदम सही। इसीलिए IST को हमेशा UTC प्लस 5.30 लिखा जाता है। ये 82 डिग्री 5 वाली रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? स्रोत में शायद इसका भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल। ये रेखा उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर शहर के पास से, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आखिरी में आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमने अक्षांश समझ लिया, देशांतर समझ लिया, टाइम जोन और स्टैंडर्ड टाइम भी देख लिया। अब एक आखिरी बहुत ही खास काल्पनिक रेखा की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। स्रोत कहते हैं ये कैलेंडर बदलने वाली रेखा है। ये क्या चीज है? हाँ, इसे आप दुनिया की तारीख बदलने वाली सीमा कह सकते हैं। ये मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर रेखा के आसपास चलती है, ज्यादातर प्रशांत महासागर के बीच से। इसका काम क्या है? तारीख बदलना मतलब? देखिए, पृथ्वी गोल है और 24 समय क्षेत्र हैं। जब आप दुनिया का पूरा चक्कर लगा के वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं एक पूरे दिन का हिसाब किताब करना पड़ता है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। IDL वही जगह है जहां आधिकारिक तौर पर कैलेंडर की तारीख बदलती है। ये काम कैसे करती है? एक दिन बढ़ जाता है या घट जाता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे ऐसे समझें। नियम यह है, अगर आप इस रेखा को पश्चिम की ओर पार करते हैं, जैसे आप अमेरिका से जापान जा रहे हैं, तो आप एक दिन आगे कूद जाते हैं। आगे मतलब अगर आप शनिवार को रेखा पार कर रहे हैं तो पार करते ही अगला दिन यानी रविवार शुरू हो जाएगा। आपने कैलेंडर का एक दिन छोड़ दिया, एक दिन खो दिया। अच्छा, और अगर पूरब की ओर पार करें, मान लीजिए जापान से अमेरिका आ रहे हैं, तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं। अगर आप रविवार को रेखा पार कर रहे थे तो पार करते ही वापस शनिवार हो जाएगा। आपको वही दिन दोबारा जीने को मिल गया, एक दिन मिल गया। ये तो बड़ा अजीब है। लेकिन स्रोत में जो नक्शा था उसमें ये रेखा एकदम सीधी 180 डिग्री पर नहीं थी। हाँ, ये तो काफी टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग्ड थी। ऐसा क्यों? हाँ, ये सीधी नहीं है। इसे जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। क्यों? ताकि ये किसी देश या द्वीप समूह को बीच से ना काटे। सोचिए, अगर आइडियल सीधी होती और किसी देश जैसे फिजी या किरिबाती के बीच से गुजरती, तो उस देश के एक हिस्से में सोमवार होता और दूसरे में मंगलवार। हाँ, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। एक ही देश में 2 तारीखें। बिल्कुल। प्रशासन कैसे चलता, व्यापार कैसे होता? इसीलिए रेखा को इस तरह मोड़ा गया है कि एक ही देश या एक ही प्रशासनिक क्षेत्र में एक ही तारीख रहे। यह अलास्का और साइबेरिया के बीच बेरिंग जलडमरू मध्य में भी मुड़ती है, ताकि एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग अलग दिन में रहें। तो ये सारी व्यवस्था, अक्षांश, देशांतर, समय क्षेत्र, IDL, ये सब मिलकर पृथ्वी पर एक तरह की व्यवस्था, एक ऑर्डर बनाए रखने के लिए है। वाकई आज की इस बातचीत ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। हमने समझा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, वो जियोइड,
फिर देखा कि अक्षांश और देशांतर कैसे किसी भी जगह का सटीक पता कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। हाँ, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। फिर हमने देखा कि कैसे देशांतर सीधे सीधे समय से जुड़ा है, जिससे टाइम जोन बने। और कैसे अलग अलग देश स्टैंडर्ड टाइम अपनाते हैं। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे दुनिया भर की तारीखों में एक तालमेल बिठाती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसी पर टिकी है। हवाई जहाज उड़ाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेट सर्फिंग, ग्लोबल न्यूज, सब कुछ इसी अदृश्य जाल पर निर्भर करता है। एकदम सही कहा। इसके बिना आज की ये कनेक्टेड दुनिया, ये ग्लोबल विलेज शायद संभव ही नहीं होता। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये सोचते हुए कि दुनिया और कितनी जुड़ती जा रही है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। क्या लगता है भविष्य में ये जो समय बताने की प्रणाली है, स्टैंडर्ड टाइम, इतने सारे टाइम जोन, क्या इसमें किसी बदलाव की जरूरत पड़ेगी? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया एक ही समय पर चले? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। या फिर फ्रांस या रूस जैसे देशों के लिए जहां इतने सारे टाइम जोन हैं, उनको संभालने के व्यवहारिक पहलू क्या होते होंगे? उनके अपने देश के अंदर के कामकाज पर इसका क्या असर पड़ता होगा? ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सोचने लायक मुद्दे हैं। समय की यह व्यवस्था जितनी फायदेमंद है, भविष्य में शायद इसमें नई चुनौतियां भी आएं। देखना होगा कि टेक्नोलॉजी और बढ़ता हुआ ग्लोबल इंटरकनेक्शन इसे कैसे बदलता है। बिल्कुल। इस बेहतरीन और जानकारी से भरपूर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को भी इसमें उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार।